शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। हाँ, गुस्सा तो था क्योंकि अच्छा। भारतीय क्रिकेट को जो रिस्पेक्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा था। देखिए, हेलमेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था, और वैसा मैंने किया तो शायद उसी की वजह से एंग्री यंग मैन शायद उन्होंने कहा होगा। आधे हिस्से में सिर्फ सुनील गावस्कर बैठते थे और बाकी 14-15 प्लेयर एक हिस्से में बैठते थे। आपके आसपास कोई नहीं आता था। मेरी पहली जो रन थे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, वो सही माने एक्चुअली लेग बाय थी। पर मुझे दुख ये था कि और एक बार मैंने अपने ससुराल में कुछ रन नहीं बनाए थे। मैंने रिटायरमेंट, सच बोलूं तो अब तक 2021 तक मैंने रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं किया। अच्छा दोस्तों, आज बड़ी स्पेशल ट्रांसमिशन है और आई होप जितने क्रिकेट के फैंस हैं, जितने स्पोर्ट्स के फैंस हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी, प्लीज ये अगले 15-20 मिनट आप अपनी कुर्सी से उठिएगा मत, क्योंकि बॉलीवुड का आप सबको बड़ा शौक है जी। और बॉलीवुड में किसी जमाने में ना कहते थे कि सिल्वर जुबली होना किसी भी पिक्चर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब 25 हफ्ते जो पिक्चर चल जाती थी उसको कहते थे सिल्वर जुबली। और एक बहुत बड़े स्टार थे, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार। लेकिन आज तो हम गोल्डन जुबली जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये गोल्डन जुबली हफ्तों की नहीं, सालों की। 6 मार्च 1971। पता नहीं मैं एग्जैक्ट हाइट उनकी बता पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन 5 फुट 5 इंच के सुनील गावस्कर साहब पहली बार मैदान पर उतरे। और आज भी देखिए, सुनील गावस्कर द मोमेंट आप कहते हैं ना, तो फिर हर कोई थर थर कांपता है, क्योंकि उनकी इज्जत, उनका रुतबा, और जो रुतबा उन्होंने भारतीय क्रिकेट का बढ़ाया, वो आप सब जानते हैं। तो आज बड़ी खुशकिस्मती है स्पोर्ट्स तक पर, सनी भाई आप आज हमारे साथ हैं। 6 मार्च 2021, रिवाइंड कर देते 50 साल पहले, ब्लैक एंड व्हाइट इरा। 6 मार्च 1971, यंग सुनील गावस्कर, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड, मैदान पर उतर रहे हैं पहला टेस्ट मैच खेलने। देखिए, एक बड़ी गर्व की बात थी कि आपकी देश की सेवा करने का मौका मिला क्रिकेट के जरिए। और जो कैप मुझे मिली थी टूर से निकलने के पहले, क्योंकि सब सब प्लेयरों को ब्लेजर दिया जाता है, स्वेटर दिया जाता है, कैप दी जाती है, पर मैंने वो कैप अपने बैग में रखी थी। क्योंकि जब तक मुझे पता था, क्योंकि मेरे मामा जो थे माधव मंत्री, उन्होंने पहली, मैं जब छोटा था उनके घर गया था तो उनके पास इतनी सारी कैप्स पड़ी थी। तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास इतनी कैप्स है, मुझे एक दीजिए। तो उन्होंने अच्छा। बोला, नहीं, यू हैव टू अर्न दिस कैप। मेरे पास बहुत सारी कैप जरूर है, पर हर एक कैप मैंने अर्न की है, पसीना बहाकर मैंने अर्न की है। तो आपको भी उसको कमाना होगा, कैप को यू हैव टू अर्न द कैप। और इसी वो मेरे मेरे दिमाग में था, और इसलिए मैंने वो कैप मेरी बैग में रखी थी। जब मैं मैदान में उतरा 6 मार्च को, तब पहली बार मैंने वो कैप पहनी थी, और इतना गर्व महसूस हो रहा था कि भारतीय टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ। थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहा था। गैरी सोबर्स जैसे कि ग्रेटेस्ट, मतलब मेरे मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, वो कप्तान थे वेस्ट इंडीज के। रोहन केनाय, वैन वन होल्डर, लांस गिब्स, क्लाइव लॉयड, बड़े बड़े दिग्गज, रॉय रॉय फ्रेडरिक। फ्रेडरिक्स। हाँ, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे उनकी टीम में। तो थोड़ा सा नर्वस तो जरूर था, और जैसा मैंने कहा कि एक गर्व महसूस हो रहा था कि आखिरकार मुझे भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला था। सनी भाई, वैसे आपने 774 रन बनाए थे, वो तो आजकल एक साल में कोई टेस्ट प्लेयर बना ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और आपने एक सीरीज में इतने रन बनाए थे, बावजूद इसके कि आप पहला टेस्ट मैच तो जमैका में खेले ही नहीं थे। तो वो भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि वो मैच आप क्यों नहीं खेले थे। देखिए, मुंबई से निकलने पहले मुझे आदत थी कि मेरे नाखून को चूसना, तो उसमें वो जैसे कि एक क्यूटिकल बनती है, तो क्यूटिकल को मैंने खींचा था, तो वो क्यूटिकल खींचने से वहां पे पस जमा हुई। तो एकदम मतलब कि एक इन्फेक्शन जैसे कुछ हुआ था। और जो फ्लाइट से हम जा रहे थे, तो फ्लाइट में हमारे जो दो टीममेट्स थे, उन्होंने कहा कि देखिए, वो नींबू, देखिए नींबू डाल के आपकी उंगली नींबू में डाल दीजिए, वो फिर ठीक हो जाएगा। तो ठीक होने के बदले वो तो और खराब हो गया। तो इतनी बड़ी पस जमा हुई थी कि जब हम कैनेडी एयरपोर्ट पे उतरे थे, क्योंकि उन उन दिनों में
फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती थी। तो हमारी फ्लाइट मुंबई से रोम, रोम से लंदन, लंदन में एक रात रुके, उसके बाद में दूसरे दिन न्यूयॉर्क चले चले गए। तो न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही एक अस्पताल था, तो वहां पे मुझे ले गए। और जब मैंने अपनी उंगली उनको दिखाई, तो वो जो वहाँ की नर्स थी, वो जो एडमिट करने वाली, उन्होंने उन्होंने अपना चेहरा ऐसा किया कि यार ये क्या है ये करके, इतनी। और फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन किया तो उसी की वजह से फिर अगले 8-10 दिन में खेल नहीं पाया, और उसी की वजह से पहला टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। अगर मैं फिट भी होता तो मुझे लगता है कि मैं चुना नहीं जाता, क्योंकि जो ओपनिंग की उस मैच में केनिया जयंतीलाल, वो मेरे सीनियर थे और बड़े अच्छे प्लेयर थे, पर उनका मतलब क्रिकेट में नसीब की भी जरूरत होती है, उनके पास वो नसीब नहीं था जो मुझे मिला अगले टेस्ट में, जहाँ पे मैंने डेब्यू किया था। सनी भाई 65 रन, 67 नॉट आउट, और इंडिया ने वो मैच जीता, पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच। और पोर्ट ऑफ स्पेन तो वो जो ट्रिनिडाड टबेगो की जो जगह है, क्वींस पार्क ओवल, वो हम बचपन में रेडियो में जब सुनते थे या पढ़ते थे तो लगता था कि सुनील गावस्कर अभी भी वहां पर बैटिंग कर रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, और लॉर्ड रियल्टर, वो कैलिप्सो में बाद में आऊंगा, वो बज रहा होगा। हाँ। पहला ही टेस्ट मैच जीत। और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने आपको कैसे देखा? आई एम श्योर रोहन कन्हई आपके हीरो हैं, आपने रोहन, अपने बेटे का नाम भी उनपे रखा है, रोहन जय विश्वा गावस्कर। तो रोहन कन्हई को देखा, सर गैरी सोबर्स को देखा, क्लाइव लॉर्ड आपके साथ के थे, उस वक्त का मोमेंट क्या था आपके लिए? देखिए, बहुत जैसा मैंने कहा कि बहुत जबरदस्त मोमेंट था। एक जैसे कि प्राइड थी कि मैं इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ उसी मैदान पे उतरा हूँ, उसी मैदान पर मैं खेल रहा हूँ। एक तरफ से बिलीव नहीं कर रहा था कि ये क्या सच में हो रहा है, कि क्या ये सपना है, कि मेरे सामने गैरी सोबर्स इतने नजदीक है, मेरे सामने रोहन कनाई इतने नजदीक है, क्लाइव लॉयड इतने नजदीक है। उनको मैंने नॉर्थ स्टैंड से मैच खेलते हुए देखा था भारत के खिलाफ 1966 में, और उसके बाद में 5 साल के बाद में मैं उनके साथ उसी मैदान पे था। ये बिल्कुल बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और देखिए, आप शायद जानते नहीं होंगे कि मेरी पहली जो रन से इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, वो सही माने एक्चुअली लेग बाय थी। मेरे बल्ले को अच्छा। लगी नहीं थी गेंद, मेरे बल्ले को लगी नहीं थी गेंद, पैड को लगकर डीप फाइन लेग की तरफ चली गई थी। मैंने 2 रन लिए थे, और वो 2 रन मैंने अंपायर की तरफ देखा, तो वहां पे देखा कि उन्होंने कोई सिग्नल नहीं किया, लेग बाय का सिग्नल नहीं किया। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरी पहली पारी में, पहली जो है इनिंग्स, उसमें मैं 0 पे तो आउट नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे मेरे नाम के मतलब लेग बाय की जगह मेरे मेरे नाम पर एक रन लगा था। और सर गैरी सोबर्स का वो जो किस्सा था आपका, वो लक हाँ फैक्टर। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं 12 पर बल्लेबाजी कर रहा था, ड्राइव किया पेन वन होल्डर को, बिल्कुल सीधा हाथ में गैरी सोबर्स के, और उन्होंने छोड़ दिया। और लक की बात और नसीब की बात जब मैं करता हूँ, तो इसके पहली टेस्ट जो मैंने मिस की थी, उन्होंने डाइव करके केनिया जयंतीलाल को, इतना बेहतरीन कैच पकड़ा था उनका, और वो उसके बाद में केनिया जयंतीलाल एक भी टेस्ट नहीं खेले खेल ही भारतीय नहीं टीम पाए। के लिए, खेल ही नहीं पाए। अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद वो खेल नहीं पाए। वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो खेल नहीं पाए। तो ये मतलब नसीब की बात होती है, और इसी की वजह से जब गैरी सोबर्स ने मुझे ड्रॉप किया, तो उसकी वजह से मैं 65 रन कर सका, और भारतीय टीम को जीत भी मिल गई उस मैच में। और वो दोनों ने 60 रन करने के बाद मुझे और एक मौका मिला। उस मौके पर दूसरी टेस्ट में, मेरी दूसरी टेस्ट और सीरीज की तीसरी टेस्ट में 6 पर बल्लेबाजी कर रहा था, स्क्वायर कट करने गया, बड़ी तेजी से गेंद गई गैरी सोबर्स के पास, और उनकी छाती पर लग के उड़ गई, वो पकड़ नहीं पाए, और उस मैच में मैंने सेंचुरी बनाई। तो देखिए, गैरी सोबर्स जैसे खिलाड़ी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जब मेरे 2 कैचेस छोड़ते हैं, तो ये नसीब की बात होती है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं स्कोरें भी आपकी देख रहा हूँ, 65, 67 नॉट आउट पहले टेस्ट मैच में, 116, 64 नॉट आउट सेकंड टेस्ट मैच में। फिर आपका एकमात्र फेलियर 1 रन, तीसरा चौथा टेस्ट मैच 117 नॉट आउट। ये सेकंड इनिंग में आपका नॉट आउट का रिवाज हो गया। उसके बाद लास्ट टेस्ट मैच फिर पोर्ट ऑफ स्पेन में 124 और 220। सनी भाई, वो कैलिप्सो लॉर्ड रियल्टर ने उसी वक्त बना दिया था, उसी सीरीज में। जी, उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने बाद में बना दिया था, क्योंकि वहां पे फरवरी में जो एक कार्निवल बनता है, उसके लिए उन्होंने बनाया था।
तो अगले साल के कार्निवल के लिए उन्होंने शायद बनाया होगा। और मुझे 3 साल तक पता नहीं था कि ये कैलिप्सो बना है। जब 1974 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी, तो उस वक्त हैम्पशायर के लिए एंडी रॉबर्ट्स खेल रहे थे। तो जब वो मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको आपको पता है कि आपके बारे में एक कैलिप्सो बना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो अगले दिन वो अपनी कैसेट रिकॉर्डर उन दिनों में हुआ करती थी, तो कैसेट रिकॉर्डर पे उन्होंने वो मुझे कैलिप्सो सुनाया सुना है। और बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने वो कॉपी करके मैं घर ले आया था और बिलीव भी नहीं कर रहा था कि परदेश जाकर पहली बार परदेश गया था और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मेरे लिए एक मतलब पूरे टीम के लिए बनाया था, पर एक जो कैलिप्सो बनाया था वो बहुत अच्छा लगा। सही बात है। वैसे सनी भाई वेस्ट इंडियन अंदाज में बोल तो लेते हैं, वो तो आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज में ना बोलते बोलते गाते भी हैं साथ साथ। तो मैं कोशिश करूंगा, आई डोंट नो सनी भाई, ये पूरा का पूरा तो नहीं, बट इट वाज गावस्कर से शुरू हुआ था और जो मेन लाइन जो आज भी वहां पर याद की जाती है वो है, वी कुड नॉट आउट गावस्कर एट ऑल, फिर कॉमा है, नॉट एट ऑल। ये नॉट एट ऑल 13 सेंचुरीज आपकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उस वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो उस टाइम पे जाहिर तौर पर आज सारे टीमों को इकट्ठा कर दें तो एक वेस्ट इंडीज बनती थी। देखिए, कभी कभी नसीब की भी साथ होती है। और जो पहली सीरीज में मुझे वो नसीब की साथ मिली थी कि जब गैरी सोबर्स ने कैच छोड़े थे, 2 कैच, और उसके बाद में जो मौके मिले थे तब ऐसा लग रहा था, जो एक कॉन्फिडेंस मिला था पहली सीरीज के बाद में, तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो जब भी कभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा था, एक चैलेंज भी थी कि ये सबसे बड़ी अटैक है, सबसे बेहतरीन अटैक है आज की गेम में। तो उस जमाने की गेम में तो मैं सोच रहा था कि इनके खिलाफ अगर रन बने तो अच्छा रहेगा। तो एक डिटर्मिनेशन बनती है, एक जिद बनती है, एक जैसे कि एक, और उसके साथ एक प्रिविलेज सा जैसा बनता है कि अगर आपके देश के लिए अगर सबसे बेहतरीन टीम है, सबसे बेहतरीन अटैक है, उनके खिलाफ अगर आप रन करेंगे और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं तो अच्छी बात होती है। सर मैं 71 का वो दौरा वेस्ट इंडीज में इंडिया जीता, फिर इंग्लैंड में जीता, वो ट्विन टूर, और वहीं से जीत का सिलसिला हुआ। आज हम 2021 में बैठे हैं, शायद 1971 ना होता तो 83 ना होता, 83 ना होता तो 7 ना होता, 11 ना होता, 21 ना होता, हमें नहीं पता। लेकिन आपकी यादें क्या हैं? क्योंकि मुझे याद है, याद क्या है मतलब, मेरा बर्थ 73 का है, जनवरी का, तो ऑब्वियसली सुनील गावस्कर तो उस वक्त बहुत बड़े हो गए थे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने नाम मेरा विक्रांत क्यों रखा, सुनील क्यों नहीं रखा। बहुत ऐसे इंडिया में जनरेशन है जिनका नाम सुनील रखा गया। लेकिन राजेश खन्ना का जमाना था, राज कपूर की फिल्में भी आती थी, दिलीप साहब थे, देवानंद थे, धर्मेंद्र थे, राजेंद्र कुमार थे, बहुत बड़े बड़े थे। और फिर आए दी एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। जी, आपको भी तो कहते हैं कि 70s में आप भी इंडियन क्रिकेट के दी एंग्री यंग मैन थे। अपने ड्रेसिंग रूम का मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया के लिए आप कहते हैं कि बड़े दी एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट थे। ये सही है? आपका गुस्सा बहुत था? हाँ, गुस्सा तो था, क्योंकि अच्छा। भारतीय क्रिकेट को जो रिस्पेक्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा था। भारतीय क्रिकेटरों को जो रिस्पेक्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा था। और उसके लिए मैं हमेशा मैंने अपना हाथ ऊपर किया है कि अगर उसके बारे में कहना होगा, बात करनी होगी, बोलना होगा और शोर मचाना होगा तो मैं करूंगा। और वैसा मैंने किया, तो शायद उसी की वजह से एंग्री यंग मैन शायद उन्होंने कहा होगा। पर मुझे उससे कोई मतलब अपसेट तो है नहीं, क्योंकि जब तक भारतीय क्रिकेट का झंडा ऊपर रहता है तो मैं खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज जो भी हूँ भारतीय क्रिकेट की वजह से हूँ। और अगर भारतीय क्रिकेट जब तक ऊंची रहती है, उनका झंडा रहता है ऊपर, तो मैं खुश हूँ। कभी कभी जब क्रिटिसिज्म करनी होती है हमारे कमेंट्री में या आर्टिकल में, अगर कुछ बोलना होता है, तो हाँ, मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर्स है उनको शायद पसंद नहीं आता होगा। पर मेरे मन में सिर्फ एक ही होता है कि भारतीय टीम अच्छी खेले, और अगर खिलाड़ी अच्छे नहीं है, अगर मेरा उन पर भरोसा नहीं होता, अगर मैं ये नहीं सोचता कि उनके पास वो काबिलियत है, तो मैं उनको क्रिटिसाइज ही नहीं करता। क्योंकि अगर किसी के पास काबिलियत है नहीं तो उनको क्रिटिसाइज करके क्या होना है? कुछ नहीं होना है, कुछ सुधार तो होना नहीं है। तो इसी की वजह से शायद वो एंग्री यंग मैन बोला करते थे। अच्छा सनी भाई, कुछ लेजेंड्स हैं जैसे कहते हैं ना वो ताउम्र रहेंगी, तो मैं कुछ उनमें से कुछ किस्से आपसे पूछता हूँ, वो सही है गलत है आप बताना। कहते हैं कि जब आपको बैटिंग करने जाना होता था ड्रेसिंग रूम में,
दो भाग होते थे, एक में आधे हिस्से में सिर्फ सुनील गावस्कर बैठते थे और बाकी 14-15 प्लेयर एक हिस्से में बैठते थे। आपके आसपास कोई नहीं आता था, आपके बैट को कोई हाथ नहीं लगाता था, आपको गुड लक भी कोई नहीं बोलने आता था। वो उसकी वजह क्या है? नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। गलत गलत है, गलत है। देखिए, सब जानते थे कि जब मैं बल्लेबाजी करने जाना चाहता था, और जो समय होता है 10 मिनट का, इनिंग्स के बीच में जब समय होता है 10 मिनट का, तो जब कप्तान था तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब भाई नंबर 3 पर ही आएगा, नंबर 4 पर अगर जल्दी विकेट हो जाएगी तो ये बल्लेबाजी करने आएगा। ये जो पहली टैक्टिक्स होती, उसके बारे में मैं कहता था। और जब अंपायर को बाहर जाने की जो घंटी बजती थी अंपायरों के लिए कि अंपायर बाहर चले, उसके बाद में मैं तैयार होता था। मतलब थाई पैड डाले, बॉक्स डाले, पैड डाले, और जब मैंने पहले बॉक्स डालता था, उसके बाद में सबको पता था कि बस मेरा फोकस अभी अगली पारी पर है। अब बैटिंग कैसी करनी है, उस पर मेरा फोकस होता था। तो उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, और वो सब जानते थे। तो उसके बाद में कोई मुझसे कुछ कहता नहीं था, कोई मुझसे कुछ पूछता भी नहीं था। मुझे सिर्फ अपने अपने मतलब जो जोन में जाने के लिए वो ही मदद करते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डर के मारे उस तरफ और दूर होते थे, वो सब जानते थे। और उन्होंने भी वो रिस्पेक्ट से मुझे वो समय दिया, वक्त दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर, आपको याद है आपका पहला टेस्ट बैट कौन सा था? हाँ, मेरा पहला टेस्ट बैट ऑटोग्राफ था, ऑटोग्राफ गन एंड मोर। गन मेरे में। मामा माधव, हाँ, मेरे मामा माधव मंत्री, उनको पॉली उमरीगन ने वो बैट दी थी। तो वो अच्छा। बैट 1959 के टूर के बाद में दी थी, या 1962 में जब वो वेस्ट इंडीज में जाकर पॉली उमरीगन रिटायर हुए उसके बाद में दी थी, वो मुझे पता नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि 7-8-9 साल की वो पुरानी बैट थी, मतलब नई बैट थी, पर 7-8-9 साल। मेरे माधव मंत्री, मेरे मामा, उनके उनके पास थी वो। तो जब मुझे चुना गया वेस्ट इंडीज जाने के लिए, तो हमारी जो क्लब थी, दादर यूनियन स्पोर्टिंग क्लब, वहां पे एक फेलिसिटेशन हुआ था, मतलब गुड लक सेंड ऑफ हुआ था। तो वहां पे उन्होंने मुझे वो बैट दी थी, और कहा कि वेस्ट इंडीज जाके इस बैट से बहुत सारे रन आप करेंगे, ये आशा करता हूँ। और बिल्कुल उनकी उनकी आशाएं थी, बाकी सबकी गुड विशेस थी, और उसी की वजह से हो गया। तो मेरी पहली बैट ऑटोग्राफ गन एंड मूर्ति, वो अभी भी मेरे पास है। मतलब मेरे फादर ने उनके 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 घर में एक अच्छा शोकेस बनाया, तो वहां पे वो बैट है। फिर जिससे मेरी कैप पहली है? डबल सेंचुरी, हाँ, तो जिससे मेरी डबल सेंचुरी हुई थी, वो भी बैट वहां पे उन्होंने अच्छी तरह से, वाह। मतलब एक छोटा सा म्यूजियम बनाया, तो वहां पे वो है बैट, दोनों बैटे। कैप भी है? आपका पहला कैप भी है? कैप भी है, पहला कैप है, ब्लेजर है, सब कुछ है। तो ये सब मेरे फादर ने किया, बस। अच्छा सनी भाई, मैं जिस दौर में बड़ा हुआ हूं, मैं 80s की बात कर रहा हूं, तो जो भी बच्चा हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलना चाहता था, अब बॉलर तो ऑब्वियसली कपिल देव बनना चाहते थे, और अच्छी बात है कि कपिल पाजी आए और उसके बाद इंडिया में एक फौज आई फास्ट बॉलर्स की। जो बैट्समैन बनना चाहता था वो सुनील गावस्कर ही बनना चाहता था, और पता नहीं वो व्हाइट फ्लॉपी हैट बाजार में इतनी बिकनी शुरू हो गई, हर किसी के पास मैंडेटरी था व्हाइट फ्लॉपी हैट हो, तो सनी के आपके वो रिस्ट बैंड्स हो। हाँ, अच्छा, वो हर कोई खड़ा भी ऐसे ही होता था, और जो अफोर्ड कर सकता था एसजी सनी टनी, या जो अफोर्ड नहीं कर सकता था मेरे जैसा, वो कश्मीर विलो का एसजी स्ट्रोकवेल। ये आपकी जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको देख के आपको क्या लगता है? आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना कभी? देखिए, हेलमेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था। अगर आप क्या हेलमेट पहन सकते, पर नहीं, अगर जोक्स असाइड, अगर सही बात बतानी है कि देखिए, उन दिनों में हेलमेट था नहीं, और मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे मेरे टेक्निक में बड़ा कॉन्फिडेंस था, और मुझे ये भी पता था कि ये क्रिकेट की जो गेंद है, वो आपको दर्द दिला सकती है, पर आपको वो, मतलब आपको किल नहीं कर सकती। हाँ, उसके बाद में अभी 5 साल पहले फिलिप ह्यूज की मौत होगी क्रिकेट के मैदान पर, वो पहली बार ऐसी मौत हुई है। पर क्रिकेट की गेंद बिल्कुल आपको दर्द कर सकती है, मतलब आपको उसके बाद में ट्रीटमेंट लेना होगा, आपकी फ्रैक्चर हो सकती है, पर आपकी मौत नहीं हो सकती। और उसी की वजह से मैंने कभी ये सोचा नहीं कि हेलमेट पहनना जरूरी है। और उ- मतलब थाईपैड भी नहीं थे। थाईपैड भी जब उन दिनों में होटल में जो हैंड टॉवेल्स थे,
वो हम हमारे पॉकेट में डालते थे, आगे के पॉकेट में, लेफ्ट साइड के पॉकेट में। वो हमारी उस टाइम की मेक शिफ्ट थाईपैड हुआ करती थी। तो और ग्लव्स भी स्पंज के थे, तो जब हाथों पर, उंगलियों पर लगती थी तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो वो कठिन दिन थे, पर भारत के लिए खेलने का जो मौका था, वो ये कठिनाई, ये बाकी की इधर उधर की कठिनाई, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ भारत के लिए खेलना, वो उस पर फोकस किया था। सनी भाई, दो किस्से और हैं आपकी बैटिंग के। एक तो वो कानपुर टेस्ट मैच 1983। अब जी हम तो बच्चे थे, हमने तो पढ़ा ही था कि मार्कम मार्शल, आपको याद होगा, माइकल होल्डिंग, जी मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स की लास्ट सीरीज थी, वेन डेनियल थे और विंस्टन डेविस थे शायद। और जी कानपुर में मार्शल, वो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था शायद आपके हाथ से बैट गिर गया था, समथिंग लाइक दैट, और दोनों इनिंग में जी आपके रन नहीं थे। और लोगों ने कहा कि मार्शल भाभी क्योंकि कानपुर की हैं, और सनी भाई ने अपने ससुराल में उस चीज को अच्छी तरह लिया नहीं, और कई दिन आप सोए नहीं। उसके बाद दिल्ली, फिरोशा कोटला, जो आपकी फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी थी शायद, और सर डॉन ब्रैडमैन का आपने रिकॉर्ड बराबर किया था। तो वो दो मैचों के बारे में थोड़ा सा रिकलेक्ट करें। हाँ, उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो 1983 की बात है। हम 1976 में जब सबाना पार्क किंगस्टन में खेल रहे थे, ओ, जहाँ पे उसके पहले वाली टेस्ट में हमने 400 रन चेस किए थे पोर्ट ऑफ सक्सेसफुली स्पेन में। पोर्ट ऑफ स्पेन में, और मैच जीती थी, तो उसकी तो मतलब 1-1 सीरीज थी। और आखिरी टेस्ट के लिए हम किंगस्टन सबाना पार्क में खेल रहे थे। तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी, और लंच टाइम में हमारी कोई विकेट नहीं गई थी। क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतकर हमें बल्लेबाजी का न्योता दिया था। तो अंशुमन गायकवाड़ और मेरी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो लंच के बाद में उनकी टैक्टिक्स बदल गए। लंच के बाद में उन्होंने सिर्फ बाउंसर डालना शुरू कर दिया राउंड विकेट जाकर। तो उस वक्त, जैसा मैंने कहा कि ग्लव्स स्पंज के हुआ करते थे, तो जब गेंद लगती थी और उंगली गेंद और हैंडल के बीच में जब अटक जाती थी, तो बहुत दर्द होता था। तो उसी की वजह से जब उस मैच में मैं जब ग्रिप करता था, क्योंकि उंगलियों में बिल्कुल ताकत नहीं होती थी, इतना दर्द होता था। पर जब बाउंसर आती थी, तो अगर लगती थी ग्लव पर, तो क्योंकि उसमें कोई गिव नहीं था, तो उसकी वजह से बिल्कुल नीचे गेंद गिर जाती थी, मतलब ऊपर कैच होने के चांसेस नहीं थे बैट। और उस वक्त क्योंकि मैंने बैट ठीक तरह से नहीं पकड़ी हुई होती थी, क्योंकि ताकत नहीं हल्का थी रहेगा। उंगलियों में, हल्का सा, तो बैट मेरे हाथों से निकल जाती थी, पर मैं पकड़ता था उस पर। और मैंने देखा यार, ये मतलब एक्सीडेंट से ये अच्छी टेक्निक मुझे मिली कि अगर कोई ऐसा शॉर्ट पिच गेंद करेगा, अगर मैंने कुछ हल्के हाथों से पकड़ लिया, तो गेंद ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल नीचे जा सकती। तो उसके बाद में मैंने जब भी कोई फास्ट बॉलिंग शॉट करता था और मैं डिफेंड करता था, तो मैं इसी तरह से बल्लेबाजी करता था। और जब उस वक्त भी बल्ला निकलता था, तब मैं उसको पकड़ लेता था। ये जो कानपुर में हुआ, वो हुआ कि जो गेंद थी वो ऊपर आई ही नहीं, ग्लव्स की तरफ आई नहीं, बिल्कुल शोल्डर की तरफ आई, बैट के जो कंधा होता है, तो वहां पे आ गई। तो वहां पे लगने के बाद, क्योंकि हाथ में मैंने पकड़ा नहीं था, उसकी वजह से वो बिल्कुल ऊपर चली गई, और कैच भी लगकर ऊपर चले गया, और मैं आउट हुआ था। हाँ, तो उसके बाद में काफी चर्चा हुई थी, और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी बल्लेबाज को इस तरह के से अगर आउट होता है, तो उसके बारे में चर्चा तो जरूर होगी। पर मुझे दुख ये था कि और एक बार मैंने अपने ससुराल में कुछ रन नहीं बनाए थे। ससुराल के ससुराल के लोग शायद उस वक्त सोचते होंगे कि क्या हमने उनके बारे में सोचा, हमने सुना है, पर क्या ये सही माने वो क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या ये सही माने बल्लेबाजी कर सकते हैं? तो उस वक्त वो भी थोड़ा सा उस समय, उससे मुझे थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। पर मैंने उस वक्त ही तय किया कि अभी मैं डिफेंड नहीं करूंगा। अब अगर छोटी गेंद आएगी, तो मैं उसको हुक करूंगा, और उसी की वजह से वो फिर दिल्ली में फिरोजशाह कोटला पर मैंने हुक करना शुरू कर दिया, और बिल्कुल गेम पलट गया, हो गया। सनी भाई, कहते हैं ना कि सुनील गावस्कर ने इंडियन क्रिकेट को दांत दिए और सचिन तेंदुलकर ने आकर काटना शुरू किया, ये सही है? नहीं, मेरे साथ बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी थे। उनकी अगर कोऑपरेशन नहीं होती, उनकी मतलब उनके साथ जो टीम स्पिरिट नहीं होती, तो कोई नहीं करता। देखिए, क्रिकेट में कोई अकेला मैच नहीं जीता था, कोई भी नहीं। उसको साथी की जरूरत होती है, या बॉलिंग के साथ, या फील्डिंग के साथ, या नॉन स्ट्राइकर के साथ, तो उसको जरूरत होती है। हाँ, क्रिकेट में कभी कभी एक बंदा सबसे ज्यादा सफल होता है, पर वो भी सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ बाकी के खिलाड़ी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने दिए
वैसा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि पूरी टीम में उस वक्त इतना आत्मविश्वास था, कप्तान से लेकर जो उस नंबर कभी कभी रिजर्व में थे, बहुत आत्मविश्वास था, और उसी आत्मविश्वास से हम उस जमाने में जो मैचेस हमने जीते हैं, वो उसी की आत्मविश्वास की वजह से। और सनी भाई, आई डोंट नो आप इस विवाद को दोबारा जीना चाहेंगे कि नहीं, लेकिन 70s में इंडियन क्रिकेट में कहते हैं कि जी गावस्कर वर्सेस बेदी, और 80s में गावस्कर वर्सेस कपिल देव, ये डिबेट रहा, नॉर्थ वर्सेस वेस्ट। क्या ये सही था? जी नहीं, ये देखिए, उन दिनों में क्रिकेट, देखिए हमारे देश में क्रिकेट इतनी पॉपुलर गेम है, तो उसके बारे में कहीं ना चर्चा होती रहती है, मीडिया में तो कुछ आना होता है, तो वैसा बिल्कुल था नहीं। हम टीममेट्स थे। कभी कभी हाँ ये होता है कि जब टीम की टैक्टिक्स वगैरह होती है, जो होता है, तो आप सहमत नहीं होते, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर कुछ गलत करें और अगेंस्ट द टीम ऐसा कुछ करे, तो बिल्कुल वैसा कुछ नहीं था। और मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो बातें हो रही थी उन दिनों में और अभी भी अगर होती है, तो उसमें कोई सच्चाई है नहीं। सनी भाई, वैसे तो मैं चाहता हूं कि बस आपसे बात होती रहे, लेकिन एक सवाल और। जी। जब आपने रिटायरमेंट अनाउंस किया, आपने बड़े दिल तोड़े, और आपने रिटायरमेंट अनाउंस की वहां पे लॉर्ड्स में, जब आपने 188 बनाया वो। अच्छा, रात को आपने वहां पर रिटायरमेंट अनाउंस की, आपने कहा ये मेरा लास्ट फर्स्ट क्लास गेम है। मतलब टेस्ट मैच तो वो हो चुका था कई महीने पहले बैंगलोर में, हम सुनील गावस्कर को टेस्ट मैच में नहीं देखेंगे। आपने कहा ये रिलायंस कप जो होगा, वर्ल्ड कप 87, वो मेरा लास्ट होगा। आपको पता है, सुबह हम लोग जब उठे हैं, मैं स्कूल जा रहा था, 8 बजे रेडियो पे सुना कि सुनील गावस्कर ने कल रात को अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। आपको पता है, 3 दिन मैं और मेरे जैसे कई लोग ऐसे थे जिनको लगा यार इंडियन क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। अब बड़े दिल तोड़े आप। नहीं, मैंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी। मुझे पूछा गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस शाम को मैं कुछ 80 या 85 रन करके नाबाद था, तो उस वक्त मुझे पूछा गया, अंग्रेज कोई रिपोर्टर था, उन्होंने पूछा कि आपके लिए लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी मारना कितनी अहम बात है, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने ये कहा उनको कि क्योंकि ये मेरी आखिरी मैच है, वो या अच्छा। टिम्बकटू में हो, ये मेरी या आखिरी मैच है, ये टिम्बकटू में हो या और कहीं भी हो, मुझे मैं सेंचुरी करना पसंद करूंगा। और उसका मतलब उन्होंने ये किया कि मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की। मैंने रिटायरमेंट, सच बोलूं तो अब तक 2021 तक मैंने रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं किए। मैंने कोई लेटर किसी को दिया ही नहीं है। किसी को, बीसीसीआई को आप जाकर पूछिए कि 1987 88 में कुछ था। मैंने सिर्फ अच्छा। कहा था सिलेक्शन कमेटी को, बस ये मतलब इसके बाद में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। पर अवेलेबल नहीं हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटायर हुआ था। वाह। तो तो आप सही माने कहेंगे तो मैंने ऑफिशियल रिटायरमेंट लेटर अभी तक दिया नहीं। बताइए मतलब मैं सनी भाई, अभी, ये स्पोर्ट्स तक के जरिए लोगों को पहली बार पता चलेगा कि सुनील गावस्कर हाँ साहब अभी तक रिटायर्ड नहीं है। जरूरत पड़े तो खेला जा सकता है ना दोबारा। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। क्या होगा और कितना कितना बुरा होगा, पहली गेंद नहीं, पर आउट बुरा हो तो हो सकता हूँ नहीं या सकता पांच सनी भाई। पांच आप करके टर्निंग आउट हो ट्रैक सकता। पे लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर सकते हैं, तो आप सीधे हाथ से तो अभी भी खेल ही सकते हैं। नहीं नहीं, ये दिस इज योर गुडनेस दैट इज टेलिंग मी दिस, बट नहीं, अभी खेलना मुश्किल होगा, पर सिर्फ चलिए भाई, देखकर बहुत उसके बहुत बाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका। और मजा बड़ा आया। वही होता है ना, आपके साथ जब बात होती है तो वक्त की कमी रह जाती है। लेकिन जी 6 मार्च 1971 एक तारीख थी, क्योंकि उस दिन सुनील गावस्कर साहब ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, और आज गोल्डन जुबली उसकी हो रही है। और मेरी उम्मीद है, और सबकी उम्मीद है सनी भाई, की 1983 की गोल्डन जुबली भी हो, क्योंकि सिल्वर जुबली जब हुई थी लॉर्ड्स में, आप लोग गए थे जी वहां पर, मैं भी था, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। और तब जी। आपने कहा था ये सिल्वर जुबली है 25 साल, और उम्मीद आपने कहा था कि हम करते हैं कि ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं गोल्डन जुबली यानी कि 50वीं सालगिरह मनाने के लिए भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और तमाम गुड विशेष सारे दर्शकों की आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय क्रिकेट ने मुझे दिया है, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने जो प्रेम मुझे दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से जो भी हुआ मेरे करियर में, जो भी अच्छा हुआ है, वो उनके शुभकामनाओं की वजह से हुआ है।
तो उनकी ये शुभकामनाएं मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ हमेशा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। सनी भाई, बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप स्पोर्ट्स तक को देखते रहिए बस। हाँ, मैं तो वो देखता ही हूँ, हर दिन तो मैं देखता ही हूँ, उसी से मुझे और खबरों की भी और जी। खेलों की खबर मिलती है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और गावस्करिज्म इसे कहते हैं ना, कि आजकल देखिए विराटियन, रोहितियन, एमएसडीएन बहुत कुछ होता है, अब हाँ। प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन गावस्करियन बन जाइए आप सब, क्योंकि हमारी जनरेशन तो थी। थैंक यू सनी भाई। थैंक यू, नमस्ते। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।